हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखो, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का 10th के लिए एसएसटी में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स उसका फर्स्ट चैप्टर लेके आया। वो फर्स्ट चैप्टर क्या है? पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग ये है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। छोटा सा ही है, लेकिन 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा मैं। पहले देखिए, पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है। पावर शेयरिंग, अब मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। पहले के समय में राजा लोग होते थे, वो जो बोलते थे वही कानून होता था, न्याय भी वही करते थे, शासन प्रशासन भी वही चलाते थे। मतलब पावर की सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति में केंद्रित रहती थी। अगर एक ही जगह सारी पावर सेंट्रलाइज्ड है तो वहाँ डिक्टेटर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो अपनी मनमानी भी कर सकते हैं। शक्तियों का, पावर्स का बंटवारा कर दिया जाए, एक दूसरे के ऊपर चेक हो जाए, पावर्स का बंटवारा हो जाएगा तो गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। लोग इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजन भी ले सकते हैं। यही पावर शेयरिंग है। अब आप लोगों की बुक में 2 कंट्रीज का एग्जाम्पल लिया है, एक बेल्जियम और एक श्रीलंका। तो पहले मैं बेल्जियम से हम लोग शुरू करते हैं। बेल्जियम यूरोप का एक देश है। बेल्जियम के चारों ओर फ्रांस है एक तरफ नीदरलैंड है, एक तरफ जर्मनी है, एक तरफ लग्जमबर्ग है। कह सकते हैं कि जो इसकी बाउंड्री है ये 4-5 देशों से मिलती जुलती घिरी हुई है। बेल्जियम की पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ के आसपास है। अब ये जो 1 करोड़ की पॉपुलेशन है, ये तो अपने हरियाणा की भी आधी हो गई। हरियाणा की पॉपुलेशन 2 करोड़ से ऊपर है, उसकी भी आधी हो गई। और बेल्जियम में लैंग्वेज के आधार पर 2 भाषाएं बोलने वाले लोग हैं। एक डच भाषा बोलने वाले, डचेस, डच लैंग्वेज बोलने वाले, और दूसरे फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले, डच भाषाई, फ्रेंच भाषाई। अब जो डच लैंग्वेज बोलने वाले हैं वो जिस क्षेत्र में रहते हैं उसको फ्लेमिश रीजन कहा जाता है। फ्लेमिश कहा जाता है। और यहाँ कौन है? डच स्पीकिंग है बेल्जियम में, लेकिन ये डच स्पीकिंग है। कितने परसेंट है? टोटल पॉपुलेशन का 59%। डच स्पीकिंग लोग बेल्जियम में पूरे पॉपुलेशन का 59% है। वहीं अगर फ्रेंच स्पीकिंग का लिया जाए, फ्रेंच स्पीकिंग, ये लोग वेलोनिया रीजन में रहते हैं। वेलोनिया रीजन है, ये फ्लेमिश रीजन, ये वेलोनिया रीजन। ये लोग फ्रेंच स्पीकिंग हैं। इनकी पॉपुलेशन कितनी है? 40%। देखिए, बड़े ध्यान सुनिए। जो लोग डच भाषा बोलने वाले हैं उनकी पॉपुलेशन 59% है, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। जो लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले हैं उनकी संख्या, उनकी पॉपुलेशन 40% है, वेलोनिया रीजन में रहने वाले हैं। थोड़े से और हैं, जर्मन स्पीकिंग भी हैं, वो 1% हैं। जर्मन स्पीकिंग
ये 1% है। इतनी बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई। लेकिन जो उनकी कैपिटल है, बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स इनकी कैपिटल है। अब ब्रुसेल्स की कंडीशन क्या है? इसकी जस्ट उल्टी है। फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले 80% राजधानी में, डच लैंग्वेज बोलने वाले 20%। अब देखिए, ये ठीक उल्टा हो गया। दोनों में देखिए, देश में ये ज़्यादा हैं बोलने वाले, ये थोड़े कम है। राजधानी में, कैपिटल में ये ज़्यादा बोलने वाले हैं, ये कम है। ये लोग बहुत रिच थे। जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, बड़े रिच हैं, बड़े डेवलप थे, वेल एजुकेटेड थे। और ये लोग थोड़ा सा इनसे कम थे। इनको बाद में एजुकेशन वगैरह मिली। इसके अगर कंपेयर किया तो काफ़ी ये लोग पीछे थे। अब देखिए, इनके बीच में अक्सर झगड़ा या क्लैश हो जाता था, भाषाई आधार पर या डेवलपमेंट या रिचनेस के आधार पर इनमें अक्सर झगड़ा हो जाता था। ये तो हो गया। मैं थोड़ा सा ये भी बताता हूँ। देखिए, ये देखो, ये है मैप है बेल्जियम का। इसमें जो येलो रीजन दिखाया गया है, ये सब का सब फ्लेमिश रीजन है। डच लैंग्वेज बोलने वाले 59%। ये जो नीचे का दिखाया गया है, फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल 40%। ये छोटा सा जो जगह है ब्रुसेल्स, ये कैपिटल है। फ्रेंच वाले ज़्यादा, डच बोलने वाले कम। यहाँ थोड़ा सा रीजन दिखाया गया, ये जर्मन स्पीकिंग है, ये वाली जगह पर ये 1% है। ये तो बेल्जियम की कंडीशन है। अब थोड़ा सा श्रीलंका पर आइए। श्रीलंका की स्थिति क्या है देखिए, बस इसको मिटा दें। श्रीलंका जो है 1948 में उसको इंडिपेंडेंस मिली थी, श्रीलंका को। इसको जो इंडिपेंडेंस मिली 1948 में। श्रीलंका में दो तरह के लोग वहां भी हैं, लैंग्वेज के आधार पर ही कह सकते हैं। एक हैं सिंहलीज भाषा बोलने वाले, सिंहल। सिंगल लैंग्वेज बोलने वाले, सिंगला सिंगल कर दीजिए, इनको सिंगलीज कहा जाता है। ये लोग 74% हैं। और जो तमिल लैंग्वेज बोलने वाले हैं, तमिल लोग हैं, वो लोग 18% हैं। ये मेजॉरिटी में है, ये माइनॉरिटी में है। मेजॉरिटी मतलब अधिक लोग, ये लोग मेजॉरिटी में, ये माइनॉरिटी में। बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक। अब देखिए, इसमें भी 13% लोग जो हैं वो श्रीलंका के अपने तमिल हैं, जो नेटिव हैं, नेटिव श्रीलंकन तमिल, मतलब श्रीलंका के मूल निवासी। 5% जो हैं जो इंडिया से गए हैं, वो प्लांटेशन वगैरह में, चाय बागान में जाते थे काम करने के लिए, वहीं रह वहीं बस गए। ये 5% टोटल 18% है। ठीक है ना, इतना तो क्लियर हो गया। अब देखिए, ये जो लोग हैं, ये लोग आमतौर से श्रीलंका के उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट साइड में सिचुएटेड हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये लोग सिचुएटेड हैं। इनमें हिंदू मुस्लिम दोनों हैं।
हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं माइनॉरिटी में। ये लोग जो मेजॉरिटी वाले हैं ये बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले, बुद्धिज्म को मानने वाले, उनके फॉलोअर हैं ये लोग। धर्म के आधार पर भी अलग अलग है, लैंग्वेज के आधार पर भी अलग अलग है। लगभग 7% क्रिश्चियन हैं, ये दोनों में हैं, इधर भी हैं इधर भी हैं, सब मिला के 7% इसमें क्रिश्चियन है। ठीक है, अब देखें थोड़ा सा, ये श्रीलंका का फिगर है। इसमें जो येलो कलर का दिखाया गया है ये सब के सब मेजॉरिटी वाले सिंगल हैं, 74%। ये जो रेड कलर में दिखाया गया है ये तमिल बोलने वाले लोग हैं। और देखिए इसमें आमतौर से जो थोड़ा सा डार्क किया गया है ये जगह, ये इंडियन तमिल है जो इंडिया से गए हुए हैं। तो ये देखिए नॉर्थ ईस्ट का पार्ट जो है ये तमिलों का है, और ये जो बीच में है ये सिंगल लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। अब देखिए यहाँ भी भाषा के आधार पर दो तरह के लोग हैं। अब श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में लैंग्वेज के आधार पर मेजॉरिटी माइनॉरिटी, सिंगल मेजॉरिटी में तमिल माइनॉरिटी में। बेल्जियम में डचेस मेजॉरिटी में, फ्रेंच स्पीकिंग लोग माइनॉरिटी में। अब थोड़ा सा यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन का लेके चलते हैं। बेल्जियम ने अपने यहाँ लगभग 1973 से लेके 93 तक लगभग 4 बार इन्होंने संविधान का संशोधन किया है। जैसी जैसी आवश्यकता होती थी वैसे वैसे संविधान में संशोधन करते जाते थे। उन लोगों ने अपने यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई कि हम लोग जो पावर की शेयरिंग करें, मेजॉरिटी माइनॉरिटी दोनों का, उन्होंने एक विशेष व्यवस्था बनाई। भाई ध्यान से सुनिए, बेल्जियम ने अपने यहाँ पावर शेयरिंग की स्पेशल व्यवस्था बनाई। कैसे, देखो थोड़ा सा फिर से लिखा जाए यहाँ से, पहले बेल्जियम का कर ले फिर श्रीलंका का भी करेंगे। बेल्जियम ने अपने यहाँ पहली व्यवस्था तो ये की कि जितने भी मिनिस्टर चुने जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जितने भी मिनिस्टर चुने जाएंगे वो डच स्पीकिंग क्षेत्र से और फ्रेंच स्पीकिंग क्षेत्र से, उनकी संख्या इक्वल होगी। नंबर ऑफ मिनिस्टर्स should be equal in both the territories, from both the territories। मतलब फ्रेंच स्पीकिंग जर्मन स्पीकिंग चाहे संख्या कम है चाहे ज़्यादा है, दोनों जगह से मिनिस्टर्स जो चुने जाएंगे, जो लोग, उनकी संख्या बराबर है। उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स हैं, नंबर 2, पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स या शेयर्ड बाई स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की मैक्सिमम पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई और वो इंडिपेंडेंट थे, सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं था। स्टेट गवर्नमेंट अपना डिसीजन अपने आप ले सकती थी, क्या उनके लिए अच्छा है। पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, पावर को शेयर कर दिया गया।
अब ब्रुसेल्स में आइए। ब्रुसेल्स में चूंकि फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज़्यादा हैं, तो ब्रुसेल्स में क्या हुआ कि अगर फ्रेंच स्पीकिंग 80% हैं और डच स्पीकिंग 20% है, तो फ्रेंच स्पीकिंग लोगों ने सोचा कि जब पूरे देश में डचेस मेजॉरिटी में हैं, उन लोगों ने इस बात को स्वीकार कर ली कि संख्या बराबर हो, तो कैपिटल में ब्रुसेल्स में हम भी बराबर बराबर कैंडिडेट भेजेंगे। ब्रुसेल्स, कैपिटल ब्रुसेल्स में, यहां भी फ्रेंच ने मान लिया कि ठीक है, हम लोग इक्वल पार्टिसिपेशन करेंगे यहां से मेंबर्स को चुनने में, भेजने में। अब देखिए, क्या जब देश हम मान गए तो फिर ठीक है, कैपिटल में हम भी मान जाते हैं। इसके बाद क्या हुआ, एक और चीज बनाई गई, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये देखिए क्या है, डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग, इन लोगों को, इन समुदाय के लोगों को कहा गया कि आप लोग चाहे कहीं भी रहें, थोड़ी थोड़ी संख्या में, आप लोग इक्वल संख्या में अपने अपने मेंबरों को चुन के भेजें, लैंग्वेज के आधार पर, चाहे वो देश में कहीं भी बसे हों, अपने अपने आप लोग इक्वल चुन के भेजेंगे। ठीक है कि, और ये लोग किन चीजों पर निर्णय लेंगे, एजुकेशन, एजुकेशन, कल्चर, और इसके बाद लैंग्वेज की भी जो बातें हैं, इन चीजों पर कम्युनिटी गवर्नमेंट ये लोग फैसला ले सकते थे। इनको इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र किया गया। इतना तो बिल्कुल क्लियर हो गया। बेल्जियम में कितनी अच्छी व्यवस्था की गई। श्रीलंका में देखिए, श्रीलंका में पावर शेयरिंग इक्वल नहीं की गई। 74% सिंगल स्पीकिंग लोग थे, सिंगलीस थे, ये मेजॉरिटी में थे। वहाँ की गवर्नमेंट ने जो भी एक्शन लिया, मेजॉरिटी लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए लिया। माइनॉरिटी के लोगों को सप्रेस, रिप्रेस करके रखा। डोमिनेशन किसका था? सिंघल वालों का था, जो मेजॉरिटी में थे, उनका डोमिनेशन था। जो सरकारी नौकरियां थीं, जॉब्स थी, गवर्नमेंट जॉब्स थीं, उनमें इनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया, सिंघलों को। मतलब हर तरह से भाषाई आधार पर माइनॉरिटी के लोगों को दबाकर रखा गया। अब ये चीज़ें आपस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती गई, इसलिए श्रीलंका में सिविल वार भी छिड़ गया दोनों के बीच में, जो काफ़ी समय बाद जाके समझ, अभी भी वो समय तो नहीं ही है, आपस में टेंशन बहुत ज़्यादा रहता है। बल्कि कहा जाए कि तमिल स्पीकिंग लोग नॉर्थ और ईस्ट में रहते, इन्होंने एक अलग ही क्षेत्र की मांग करने लगे कि हमें अलग ही देश बना के दे दिया जाए। कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने इतनी बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई जैसी बेल्जियम ने दिखाई थी। बेल्जियम ने एकोमोडेट किया, पावर का शेयरिंग की, एकोमोडेट किया, जबकि श्रीलंका में कह सकते हैं कि पक्षपात किया। मेजॉरिटी लोगों के पक्ष में सारे निर्णय लिए। बेल्जियम में एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने की बात की गई। फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग, डच वाले पूरे देश में ज़्यादा है तो फ्रेंच वालों को रिस्पेक्ट दें, कैपिटल में फ्रेंच स्पीकिंग ज़्यादा है तो उनको रिस्पेक्ट दें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने की बात, और म्यूचुअल एक्सेप्टेंस अपनाया गया। जबकि श्रीलंका में इसका ठीक उल्टा हुआ, और हमेशा संघर्ष होता रहता है श्रीलंका में, हमेशा इसकी मांग उठती रहती है, बंटवारे की मांग उठती रहती है। कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत बड़ा कारण यही बना कि श्रीलंका में पावर शेयरिंग ठीक से नहीं की गई। वहाँ मेजॉरिटी के लोगों का आधिपत्य बनाया गया, डोमिनेशन बनाया गया, डोमिनेंट होकर दूसरों को दबाया गया।
अब देखिए पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लिया जाए। देखो पावर शेयरिंग से वाई पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट, या वाई पावर शेयरिंग क्यों, तो नंबर 1, इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े की संभावना को खत्म करती है पावर से, एक दूसरे लोगों को साथ रहने की प्रेरणा देती है, जैसे बेल्जियम में लोग रहने लग गए। दूसरी चीज इससे क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, राजनीतिक स्थिरता आती है। और जब देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो देश का चारों तरफ से डेवलपमेंट होता है। राजनीतिक अस्थिरता हो तो देश का विकास रुक जाता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो तो देश का कई क्षेत्रों में चारों तरफ विकास होता है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की स्टेबिलिटी रहती है। दूसरी बात, जो टिरैनीवाद, जो मेजॉरिटी के लोग हैं, ये माइनॉरिटी पर टिरैनी करते हैं, उनको रुइन करते हैं, कुचलते हैं, दबाते हैं हर तरह से, तो मेजॉरिटी के लोगों का भी क्षरण होता है। ये लोग जब माइनॉरिटी के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करते हैं तो ये चीज मेजॉरिटी वालों को भी रुइन करती है। क्या है, टिरैनी रुइन द मेजॉरिटी आल्सो, जो दूसरे को दबाता कुचलता है उसका भी नुकसान होता है। इसी सेंस में है ये। अब देखिए दो शब्द और आएंगे जो आप लोगों को बता दूं इस संदर्भ में, प्रूडेंशियल एंड मॉरल। प्रूडेंशियल एंड मॉरल। प्रूडेंशियल का मतलब है जब पावर शेयरिंग की जाती है, तो इससे स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। जब पावर शेयरिंग की जाती है, सेंट्रल की ज़्यादा पावर स्टेट्स को दे दी जाए, स्टेट्स भी पावर कम्युनिटी गवर्नमेंट्स को दें, तो लोग एक अच्छा बेटरमेंट करते हैं। हर स्तर पर इसका बेटरमेंट होता है, देश का डेवलपमेंट होता है, निचले स्तर से लेकर ऊपर तक। पहली चीज़ तो ये है, बेटर आउटकम्स इसके आते हैं, बेटर आउटकम्स। ये स्ट्रेस डालता है, प्रूडेंशियल जो है ये पावर शेयरिंग पर दबाव डालता है जिससे अच्छे रिजल्ट आते हैं। और मॉरल emphasize power sharing as valuable, emphasize power sharing as valuable। पावर शेयरिंग को ये उपयोगी, गुणात्मक बनाता है। देखिए बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो वहाँ चीज़ें जो लागू की गई पावर शेयरिंग करके, इतनी अच्छी थी कि जिस समय यूरोपियन यूनियन का वो बना, यूरोपियन यूनियन जब बनाया गया, यूरोप के कई देशों को एक साथ मिला के, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया, ब्रुसेल्स को बनाया गया। पावर शेयरिंग का इतना अच्छा उदाहरण बेल्जियम ने पेश किया था
कि उसकी कैपिटल ब्रुसेल्स को ही यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बनाया गया। ये कितनी इंपॉर्टेंस है पावर शेयरिंग की, एक दूसरे को सत्ता हस्तांतरण की देके। आप अपना काम इंडिपेंडेंटली करें, हम अपना करेंगे। और श्रीलंका का अभी तक संघर्ष, अभी तक दोनों गुटों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता ही जा रहा है। पता नहीं कितने लोग मारे गए ऐसे सिविल वार में श्रीलंका में, और बेल्जियम में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग थोड़ा सा आगे का पढ़ेंगे इसी चैप्टर का सेकंड। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी।